दोस्तों काफ़ी लंबे समय से आप लोग तैयारी कर रहे हैं और मैं भी काफ़ी लंबे समय से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और कई बार हम लोग इस बात के बारे में जिक्र भी कर चुके हैं। तो एक छोटा सा बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा यहाँ पर, देखता हूँ किस किस को याद है, कौन क्वेश्चन का आंसर दे पाता है। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का पार्ट है या फिर नहीं है। अगर है तो किस पर्टिकुलर केस के द्वारा बनाएगी, अगर मना किया गया कि नहीं है तो किस पर्टिकुलर केस के द्वारा मना किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, फिर मैं यहाँ पर आप लोगों से कई सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करूँगा। वीडियो को पॉज करना और क्वेश्चन का आंसर देना। अभी मैं क्यों बात कर रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगी मुझे। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि नमाज अदा करने के बाद में बेसिकली प्रीएम्बल जो हमारे संविधान का स्टार्टिंग का पोर्शन होता है जिसको आप लोग प्रस्तावना बोलते हैं, तो ये पढ़ा गया। इसमें अगर आप लोग देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है स्टार्टिंग में, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो लाइन है एक तरीके से ना किसी रिलीजन को दर्शाती है, ना किसी रीजन को, ना किसी कास्ट को। ये हमारी एक तरीके से देश की यूनिटी को दिखाती है कि हाँ हम एक तरीके से भारतीय नागरिक हैं। उससे पहले अगर बात करें, हम लोग भारतीय नागरिक हैं सबसे पहले, उसके बाद में हम लोग अलग अलग रीजन के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं। तो ये बातें यहाँ पर हमारा संविधान दिखाता है। इसमें अगर जस्टिस के बारे में आप लोग बात करें तो जस्टिस जो रहते हैं यहाँ पर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, यानी कि तीन तरीके के यहाँ पर जस्टिस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से लिबर्टी के बारे में बात की जा रही है, अपने थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की आप लोगों को लिबर्टी है। इसीलिए आप लोगों को देखने को मिलता है जब पार्ट 3 में आप लोग जाते हैं संविधान के अंदर में, तो आप लोगों को फंडामेंटल राइट दे रखे हैं जिनको आप लोग मौलिक अधिकार बोलते हो। आर्टिकल 35 से लेके आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का। इसी में राइट टू रिलीजन के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे जो प्रीएम्बल के स्टार्टिंग में, तो यहाँ से ये चीज़ें निकल कर आती हैं। इसलिए बोला जाता है कि एग्जाम के लिए पढ़ना है तो आप लोगों को चलो समझ में आता है कि आप लोग ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, पर लेकिन रियलिटी में आप लोगों को वैसे भी अपना संविधान पढ़ना चाहिए, उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। फर्टिनिटी, भाईचारे के बारे में बात करते हैं, इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं, सबको, किसी कास्ट के बारे में नहीं बात की जा रही है, सबके लिए इक्वलिटी के बारे में बात की जा रही है। और इसी के साथ में ओनली यहाँ पर जो डेट मेंशन है ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि 26 नवंबर ये 1949 में हमारा जो संविधान है वो अडेप्ट किया गया। हालांकि पूरा अडेप्ट नहीं किया गया, कुछ पार्ट अडेप्ट किया गया। पूरा संविधान जो है वो आप लोगों को 26 जनवरी 1950 से पूरा इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा, पर लेकिन कुछ पार्ट और जो मेंशन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन कई बार बनता है जो कि आप लोग याद रखेगा। चलिए क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से पूछता हूँ, इनका आंसर दीजिए। प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा, तो देखता हूं कौन सही आंसर देता है। बोला जा रहा है कि ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, यानी कि संविधान का पार्ट है पर लेकिन इसका लीगल इफेक्ट नहीं है यहाँ पर, ये ठीक है। नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो लीगल इफेक्ट आइदर, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ना ही इसका कोई लीगल इफेक्ट है, यानी कि कानूनी तौर पर यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। बोला जा रहा है कि पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, यानी कि दूसरे जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के उसके इक्विवेलेंट ही आप लोगों को यहाँ पर इसकी भी पावर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बोला गया पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पार्ट, ठीक है, लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पार्ट। सही आंसर क्या है यहाँ पर, अगर आप लोगों से पूछ रहे तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूँ सही आंसर यहाँ पर कौन देता है। बाकी मैं डिटेल में यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों से बातें करूंगा, क्योंकि रिसेंटली भी अभी एग्जाम जो हुआ था उसमें भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था इस पर्टिकुलर टॉपिक से। क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा एक बार, उसके बाद में आप लोगों को आंसर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई, खासकर अगर बात करें तो इस तरीके से आप लोगों से एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन देखें यहाँ पर, इसका आंसर मैं आप लोगों को बताता हूँ। आंसर आप लोगों को यहाँ पर सी देखने को मिलेगा। इसको डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। बात की जा रही है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर बात करें तो यहाँ से निकल कर आता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में सारी चीजें बता दी गई कि हमारा संविधान कैसा होगा, ठीक है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कैसा होगा तो ये बता दिया गया, सेक्युलर स्टेट होगा। इसी के साथ में क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ये बता दिया, और डेट ऑफ एडॉप्शन, ये सारी चीजें आप लोगों को इसी से देखने को मिल जाती है जो कि हमारा प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल के बारे में बात करें, स्टार्टिंग में अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में आप लोग जाएंगे तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यहां पर लेकर आया गया 22 जनवरी 1947 यानी कि 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने यहां पर इसको रखा गया, ठीक है। ऑल्दो नो इन्फोर्स इन कोर्ट, यानी कि कोर्ट के थ्रू इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, प्रीएम्बल में ये बातें बोलेगी। अगर बात करें तो इसको इंटरप्रिटेशन जो है इसकी बेसिकली अलग अलग टाइम पर अलग अलग बातें यहां पर देखने को मिली। कंपोनेंट अगर बात करें यहां पर इसके बारे में, प्रीएम्बल के बारे में, तो सोर्स ऑफ ऑथोरिटी अगर बात करें यहां पर तो प्रीएम्बल जो है वो इंडिकेट करता है कहां से पावर मिलती है, तो वो देश के लोगों से पावर मिलती है। तो बोला ना वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो यहां से निकल कर आती है। प्रीएम्बल के अंदर में डिक्लेयर किया गया सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो ये हमारे प्रीएम्बल बताता है कि ऐसा है हमारा देश,
ठीक है। इसी के साथ में ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी ऑल सिटीजन के लिए, और प्रमोट करना फर्टिनिटी यानी कि भाईचारा, और यूनिटी और इंटीग्रिटी बनाकर रखना है। ये भी सारी बातें प्रीएम्बल में ही लिखी हुई हैं, और ये डेट आप लोगों को मेंशन देखने को मिलेगी। अब यहाँ से आता है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, केशवानंद भारती केस, जिसको मैं आप लोग कई बार टाइगर केस ही बोलता हूँ। टाइगर केस इसलिए बोलता हूँ क्योंकि 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था, और तभी ये केशवानंद भारती भी केस आया, और एक लोता केस जिसमें इतने सारे जज एक साथ बैठे, इतने सारे क्या मतलब सारे जज एक साथ बैठ गए जो उस टाइम पर कोर्ट के अंदर हुआ करते थे। 13th जज यहाँ पर इनके द्वारा ये डिसीजन दिया गया कि प्रीएम्बल जो है वो यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले उसको अलग थलग रखा जाता था। तो प्रीएम्बल जो है बोला गया कि नोट सुप्रीम पावर ऑफ सोर्स, यानी कि एक तरीका ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन या फिर प्रोविजन के बारे में बात करते हैं, पर इंटरप्रिटेशन के तौर पर आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रीएम्बल पढ़कर ही कोई बता सकता है कि हमारे देश का संविधान कैसा है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो प्रीएम्बल को ये बोला गया कि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारे संविधान का, ये बातें यहाँ पर निकल कर आई केशवानंद भारती केस से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा लेना अगर कल को कोई क्वेश्चन पूछे। और जो रिसेंटली अभी क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में, हमारे संविधान में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सेक्युलर जो यहाँ पर सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये जो 3 शब्द हैं यहाँ पर इसमें बाद में ऐड किए गए। यानी कि जो यहाँ पर सोवरन और डेमोक्रेटिक तो पहले से थे यहाँ पर, तो ये बाकी के ये शब्द जो हैं ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे बाद में ऐड किए गए। सोशलिस्ट और सेक्युलर जो है वो स्टार्टिंग में, और जो इंटीग्रिटी है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बीच में ऐड की गई यहाँ पर। यानी कि कौन कौन से शब्द ऐड किए गए, सोशलिस्ट ऐड किया गया, सेक्युलर ऐड किया गया, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो इंटीग्रिटी ऐड किया गया। तो ये शब्द जो थे ये ऐड किए गए। अब कौन सा संविधान में संशोधन कर कर ये शब्द ऐड किए गए, ये मैं आप लोगों से पूछना क्या चाहूंगे, तो लिख रखा है यहाँ पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, जिसको आप लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो ये आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन अगर बन जाए तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। डिस्कशन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें और भी बताऊंगा, ये तो बेसिक था जो मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया। बाकी यहाँ पर बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ में यहाँ पर यार आप लोगों को पता है दिल्ली के अंदर कल जो थी वो आग लगी थी। तो इसमें यहाँ पर एक काफ़ी एक इम्पोर्टेंट जो मुझे एक मतलब इम्पोर्टेंट क्या एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, जब इंसान जो होता है ना कहीं पर फंसा होता है तो उस टाइम पर घर वालों की याद आती है, तो कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर कुछ लोग फंसे हुए थे और कईयों की तो डेथ हो गई, बहुत सारे लोगों की, लगभग 27 लोगों की जान चली गई जरा सी देर में। तो इसमें फिर यहाँ पर हमारी द्वारा नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स को लाया गया, और मैंने बताया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं टॉपिक को। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये बोला गया कि आई माइट नॉट सर्वाइव टूडे, कैन आई सी यू वन, एक तरीके से लास्ट टाइम, यानी कि एक तरीके से बोला गया। आप लोग कहीं जिंदगी में लगे कि यार अब तो जिंदगी खत्म होने वाली है, और बोले अपने किसी अपने को कि यार क्या आपको अगली बार देख सकते हैं, क्या आप लोगों से बात हो सकती है, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। तो ये एक तरीके से इमोशनल करने वाली एक ऐसी चीज़ थी जो कि सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही थी। तो इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। हालांकि इनकी जान बच गई, जिनके द्वारा ये बात बोली गई इनकी किस्मत अच्छी थी, पर लेकिन जो 27 लोगों की जान गई है वो अपने ही आप में एक बात काफ़ी बड़ी क्षति आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग देखेगा। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या क्या कई सारे और इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस करूंगा। अभी यहां पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में बात की जा रही है, और जनरल बिपिन रावत साहब के बारे में एक इंट्रोडक्शन भी दिया गया है। तो इनके बारे में मैं आप लोगों को बेसिक कुछ चीज़ें बताऊंगा जहां से आप लोग क्वेश्चन भी पूछा सकते हैं, तो इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली मानिक शाह रिप्लेस विप्लव, एक तरीके से विप्लव। तो जो नए चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं यहाँ पर, तो उसके चलते यहाँ पर ये अभी बात आई है किसके, त्रिपुरा के। तो देखिए ये तो रियलिटी में आप लोगों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे कौन चीफ मिनिस्टर बना क्या, फिर भी हल्का सा याद आप लोग रखते हैं। पर लेकिन चीफ मिनिस्टर वाला जो पूरा चैप्टर है पॉलिटी के अंदर में, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी आप लोगों को कई जगह इलेक्शन भी देखने को मिले, तो उसके चलते चीफ मिनिस्टर वाला चैप्टर भी यहाँ पर अच्छे से कवर करेंगे। इंडिया ने जो है अभी प्रोहिबिट कर दिया एक्सपोर्ट करने से वीट, इमीडिएट इफेक्ट से यहाँ पर ये बात की जा रही है। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर कई सारी बातें हम लोग बात करेंगे। तो इसके चलते यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलेगी, आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्या क्या वीट का एक्सपोर्ट हम लोग कहाँ कहाँ करते थे और क्या क्या चीज़ें थी, क्योंकि इसके चलते काफ़ी सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। तो ये काफ़ी बड़ा एक डिसीजन आप लोग बोल सकते हैं। पूरा डिटेल में बहुत सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं आप लोगों से बातें करूंगा। एक आर्टिकल और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ पर, बांग्लादेश के साथ में हमारी कनेक्टिविटी के बारे में हम लोग बात करेंगे, और रिसेंटली अभी कई सारी सर्विस जो थी वो भी लॉन्च की गई थी, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। यानी कि चीफ मिनिस्टर के बारे में सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, बेसिक चीजें जिससे आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं। तो एक एक पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, और फिर इसके साथ में जो मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर
ये जो एक्सपोर्ट के बारे में, तो ये मैं पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसके बारे में भी जानेंगे। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल होगा जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश के साथ में अपनी कनेक्टिविटी के बारे में, क्योंकि रिसेंटली अभी कई सारे यहाँ पर ऐसे जो है चीज़ें देखने को मिली, तो इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को होगा। इसी के चलते पहले एक बता दूं मैं आप लोगों को यहीं पर ही सारी चीज़ें थोड़ा सा, फिर उसके बाद में फिर आर्टिकल डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, आसनी जो है यहाँ पर बेसिकली इसके द्वारा काफ़ी एक नेगेटिव इंपैक्ट डाला गया आंध्र प्रदेश के अंदर में। तो ये अभी साइक्लोन देखने को मिला आप लोगों को बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में। ठीक है, तो ये कई सारी बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस भी की थी ये इसके बारे में। बाकी किस दिन डिटेल में आप लोगों को बता भी दूंगा साइक्लोन के बारे में, हालांकि कई बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। और अगर आप लोगों को डाउट भी है साइक्लोन के बारे में, तो साइक्लोन बाय वीर सर्च कर लेना, कई सारे मैंने टॉपिक्स भी बना रखे हैं साइक्लोन के बारे में, तो आप लोगों को सारे डाउट जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार देख लेना। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है लाउड स्पीकर वगैरह नहीं यूज करना है अजान के टाइम पर, अर्ली मॉर्निंग। तो आप लोगों को पता है अभी यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा भी ये डिसीजन दिया गया था कि लाउड स्पीकर जो है वो पार्ट नहीं है यहाँ पर बेसिकली रिलीजन का, तो उसको यूज नहीं करना है। तो फिर से पार्ट 3 जो है संविधान के अंदर में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। बाकी क्वाड के द्वारा जो इनिशिएटिव चलाए गए थे उस वो कई ज़्यादा अच्छे दिख नहीं रहे हैं कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर, उसी के बारे में बात की जा रही है। क्वाड के अंदर 4 कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है, चारों के चारों नाम आप लोगों को लिखने, और किसके द्वारा इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था उस कंट्री का भी नाम आप लोग बताइए। ये मुझे पर्सनली काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगी, और ये यहाँ पर ऐसी बातें आप लोग देख भी सकते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कुछ पर्टिकुलर लड़की हैं वो सामने आई और उनके द्वारा बोला गया चाइल्ड मैरिज को रोका जाएगा। इनके लड़कियां खुद आ रही हैं कि वो चाइल्ड मैरिज नहीं होने देंगी। ठीक है, तो इस तरीके की जागरूकता अगर सोसाइटी में देखने को मिलने लगे तो अपने आप में ही काफ़ी सारी चीज़ें सामने निकल कर आई। ये एक अच्छा मुझे एक इनिशिएटिव यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, शेख मोहम्मद जिनका नेम यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था शेख मोहम्मद बिन जियाद अल नयान, जिनके नाम पर अवार्ड भी है। तो ये रिसेंटली अभी यहाँ पर नहीं रहे, हमारे देश में भी यहाँ पर बेसिकली काफ़ी शोक एक तरीके से देखा गया, पूरे दिन कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा उसके चलते, तो वो सारी चीज़ें देखने को मिली। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पर्सनैलिटी, जिनके बारे में आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। कल वो क्वेश्चन ही बन जाए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, तो आप लोग यहाँ पर इनके बारे में याद रखिएगा। किम जोंग उन जो है वो सदमे में आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी कंट्री के अंदर में यहाँ पर बेसिकली कोविड-19 के केस बढ़ते जा रहे हैं और कई सारे लोगों की डेथ भी हो गई है, तो उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलता है, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो ये तो एक ओवरव्यू था। अब एक एक आर्टिकल में आप लोगों से डिस्कस करता हुआ चलूंगा। सबसे पहले चीफ मिनिस्टर के बारे में जानेंगे, इसके बाद में फिर आप लोग यहाँ पर बिपिन रावत साहब, गेहूं, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें, और यहाँ पर और एंड तक देखिएगा बहुत सारा कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा एक एक पॉइंट। ठीक है, इनकी लाइफ में अचीवमेंट क्या थे, यानी कि अगर आप लोगों को कोई बोले कि हाँ किसी इंसान के बारे में हम लोग को जानना है कि उस इंसान ने लाइफ में क्या क्या अचीव किया है, यानी कि उस इंसान की मतलब क्या ओहदा था, तो 40 साल के करियर में ये इनके पास में इतने सारे आप लोग यहाँ पर इनके लिए जो मेडल और जो ऑनर इनको दिए गए वही आप लोगों के सामने हैं। 18 टोटल मिलाकर अगर गिनती भी करने बैठे तो लोगों को 1-2 मिल जाते हैं, समझ में आते हैं। तो इनका सीना जो है वो तमकों से हमेशा चमकता रहता था, जो लाइफ में इनके अचीवमेंट देखने को मिले। तो एक अंदाजा, अगर किसी ने आज तक जो फर्स्ट टाइम अगर इनके बारे में जान रहा होगा, बहुत सारे ऐसे ना जिनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है आर्म फोर्स के अंदर में, जिनको एक्टर्स या जो हीरो हीरोइन रहे उनके बारे में जानने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, अगर उनके बारे में बात करूं कि उन्होंने क्या कपड़े पहने हैं, कैटरीना कैफ की या फिर उसकी विक्की कौशल की शादी हो रही है, उसकी न्यूज बहुत ज्यादा वायरल होती है। पर लेकिन हमारे देश में अगर कोई सिपाही या कोई सोल्जर है, अगर वो भी शहीद होता है तो उसको कोई 2 मिनट के लिए उसके बारे में पढ़ना ही पसंद नहीं करता है। और तब असलियत में हीरो कौन है? हीरो ये है, क्यों? हमारी जो शांति में जिंदगी हम लोग जी रहे हैं ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो बॉर्डर पर सिपाही खड़े हैं, ये हमारे जो सोल्जर खड़े हैं, उनकी वजह से हम लोग अपनी शांति की जिंदगी जी रहे हैं। वरना ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं पड़ोस में कि पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग कहाँ पे हैं आज की डेट में, ऐसी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगाइए कि इनके लाइफ में अचीवमेंट कितने थे। और जो दुर्घटना भी देखने को मिली वो मुझे सुनकर भी बहुत अफसोस हुआ। ये जहां पर जा रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर है विलिंगटन, ये आर्मी पब्लिक स्कूल है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा तमिलनाडु के अंदर। तो यहाँ पर ये जा रहे थे और जो ये क्रैश हुआ, यहाँ पर जो इनका ये पर्टिकुलर जो चॉपर था जहां पर ये क्रैश हुआ, तो ये तमिलनाडु के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर दिख रही है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन थी यहाँ पर जहां पर ये चॉपर जो था ये यहाँ पर क्रैश हुआ। तो ये कंडीशन जो है बहुत ही बुरी दुर्घटना में कन्वर्ट हो गई यहाँ पर देखते ही देखते।
खासकर इनकी जो वाइफ थी वो भी यहाँ पर थी। सोचो आप लोग 1 मिनट के लिए जिंदगी में आप लोग एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां पर आप लोगों ने 40 साल के करियर में इतना कुछ अचीव किया है, और आप लोग अपने परिवार के साथ में, जिसमें आपकी वाइफ भी है या फिर कोई भी आप लोगों के सगे संबंधी है, उनके साथ में आप लोग एक ऐसे कॉलेज में जा रहे हैं जहां से आप लोगों ने अपनी पढ़ाई भी की है। तो आप लोग कैसा फील कर रहे होंगे उस टाइम पर। तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग कि एक उस टाइम पर कितनी खुशी रही होगी कि हाँ यार कुछ ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर हम लोगों ने अपनी जिंदगी के कुछ साल गुजारे हैं, जो यंग ऑफिसर्स हैं उनके साथ में हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। तो ये काफी एक बड़ी यहाँ पर बात देखने को मिली। इसी के साथ में अगर कुछ मैं इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप लोग बताऊं, इनका जो जन्म हुआ था वो उत्तराखंड के जो पुरी एरिया में इनका जन्म हुआ था, और रिसेंटली जब ये हमारे बीच में नहीं रहे 8 दिसंबर यानी कि आज ही के दिन, तो यहाँ पर ये जो लोकेशन है ये कुन्नूर जो तमिलनाडु के अंदर मैंने अभी आप लोगों को दिखाई। अभी एज ही क्या थी यार, ओनली 63। अभी तो इंसान अगर लगा के चलेंगे कम से कम 100 साल अगर जिए, तो अभी तो ये समझ के चल सकते हैं कि अभी बहुत एक टाइम पड़ा हुआ था हमारे पास में। और खासकर आप लोगों को मैं बता दूं इनके बारे में, जो आप लोग सुनकर आप लोगों को पता चलेगा कि आज की डेट में हमारी कंट्री में जो डिफेंस को मॉडर्नाइज किया गया है, हमारे जो पड़ोसी देश हैं जहां पर उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिलती है, उनके साथ में जो टक्कर ली गई है उसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा। जिसमें से अगर मैं कुछ बातें आप लोगों को बताऊं यहाँ पर चुनिंदा, पाकिस्तान के अंदर जो बालाकोट स्ट्राइक देखने को मिली थी 2019 में, वो यहाँ पर काफी हद तक इनके द्वारा स्ट्रेटेजाइज की गई थी वहां पर वो मिलकर अगेंस्ट चाइना। आप लोगों को पता है, मैंने कई बार आप लोगों को हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर ही पढ़ाया, डोकलाम वाले प्लेटू वाले एरिया में जहां चाइना इंडिया आमने सामने खड़े रहे लगभग 73 दिनों तक, उस चाइना के सामने खड़े हो गए हम लोग जाकर, जो आज के दिन में यूएसए से टक्कर ले रहा है। उस टाइम पर यहाँ पर यही थे जो आर्मी चीफ जनरल जो रावत, जिनके द्वारा यहाँ पर ये स्टैंड लिया गया कि नहीं हमको चाइना के सामने जाकर खड़ा होना है। तो भूटान के साथ में हम लोग वहां पर खड़े हुए उस टाइम पर डोकलाम वाले एरिया में। अच्छा, डोकलाम वाले एरिया में जो ट्राई जंक्शन है जहां पर इंडिया, भूटान और चाइना का बेसिकली जो एरिया मिलता है, एक वैली है वहां पर। उस वैली का नाम पता है आप लोगों को? चलिए देखता हूँ किस किस को पता है। बहुत बार मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है, आप लोगों को याद होगा। 2015 में क्रॉस बॉर्डर जाकर म्यांमार के अंदर हम लोगों के द्वारा स्ट्राइक की गई थी। म्यांमार के अंदर जो आप लोगों ने मूवी देखी होगी, यहाँ पर जो सर्जिकल स्ट्राइक वाली, जो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, विकी कौशल वाली मूवी थी, तो उसमें दिखाया भी गया है, ठीक है, जो स्टार्टिंग का जो सीन था, तो वो सारी चीज दिखाई गई। तो क्रॉस बॉर्डर जो यहाँ पर म्यांमार के अंदर भी जाकर हम लोगों ने जो दुश्मन है बेसिकली उनको टैकल किया है। इसी के साथ में यूएन के अंदर में इनके द्वारा हमारी देश की नहीं ओनली कई सारी कंट्री की जो आर्मी थी उनको हेड किया गया। यूएन के जो ऑपरेशन चले थे खासकर कोंगो के अंदर में, तो ये भी काफी बड़ी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। हमारी कंट्री के जो पर्सन है वो हेड कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी कंट्री की आर्मी को। कोंगो आप लोगों को दिखाता हूं पहले, बीचों बीच में हमारा दिल और जान, हमारा भारत महान। यहां से अगर आप लोग आएंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में, तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। तो यहां पर कई सारे ऑपरेशन यहां पर चलाए गए, तो इनके द्वारा जो यूएन के ऑपरेशन थे वो हेड किए गए। तो इससे भी आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल की ये पर्सनैलिटी थे। अभी जब यहाँ पर इनके द्वारा लास्ट अपनी सांसें ली गई, तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सबके द्वारा बताया गया यहाँ पर कि एक आउटस्टैंडिंग सोल्जर हम लोगों ने खो दिया है। तो एक तरीके से क्या इनकी भरपाई हम लोग कर पाएंगे, तो ये भी काफी एक बड़ी बात है। आने वाले टाइम में अब हमारे जो सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन होंगे, क्यों? क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट बन चुकी है आज के डेट में, उसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता। हमारी कंट्री में एयरफोर्स, आर्मी और नेवी आप लोगों को देखने को मिलती है। हमारी कंट्री में एयरफोर्स हो गया, ठीक है, आर्मी हो गया और नेवी। तो यहाँ पर इन तीनों के बीच में एक सिंक्रोनस वे में सामंजस्य बैठाने के लिए यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को हम लोग लेकर आए थे। तो यहाँ पर ये भी सारी 4 स्टार की पोस्ट होती है और ये भी 4 स्टार की पोस्ट होती है। तो यहाँ पर इसीलिए बनाया गया था कि ऐसा ना लगे कि कोई सर पे आके बैठ गया, बस हाँ ऐसा लगे कि हाँ हमारे जैसे ही है, हमारे साथ में मिलकर काम करेगा एक सिंक्रोनस वे में काम करने के लिए, यानी कि इस तरीके से कि हाँ हम लोग एक डिस्कशन के तौर पर चीजों को लेकर चले, ना कि ऐसा लगे कोई ऑफिसर है हमारे ऊपर। तो वो पैटर्न यहाँ पर लाने की कोशिश की गई थी। तो इसमें भी इनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया और फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे देश के वो यही थे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो नेशनल डिफेंस एकेडमी बीएससी किया गया, आईएम में डिफेंस सर्विस स्टाफ जो कॉलेज है एमफिल किया गया। यूएसए में आप लोग देखिए, यूएसए में जो कमांड एंड जनरल स्टाफ जो कॉलेज है वहां से भी इनके द्वारा अपनी कुछ एजुकेशन कंप्लीट की गई। और जो मेरठ के अंदर चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, वहां से इनके द्वारा पीएचडी की गई। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी आप लोग देख सकते हैं एक काफी हाई लेवल की एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों के सामने है। और अवार्ड जो है, जो मैंने बहुत सारे बताए यहाँ पर, जैसे अभी आप लोगों के सामने कुछ यहाँ पर अवार्ड यहाँ पर भी लिखे हुए हैं।
परम विशिष्ट सेवा मेडल हो गया, इसी के साथ में उत्तम युद्ध सेवा मेडल हो गया, अति विशिष्ट सेवा मेडल हो गया, युद्ध जो सेवा मेडल हो गया, इसी के साथ में सेना मेडल हो गया और विशिष्ट जो सेवा मेडल हो गया। तो इतने सारे अवार्ड जो मैंने भी आप लोगों को बताया ना यहाँ पर, ये सारे अवार्ड, ये सारे इनको यहाँ पर मिले हुए हैं, जिनको इंसान गिनने भी बैठे तो एक बार को सोचे कि क्या किसी इंसान को एक लाइफ में इतने अवार्ड पॉसिबल है? जी हाँ पॉसिबल है, और वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले। इनकी जो रैंक थी जब यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर जब इनको अपॉइंटमेंट मिला तो 16 दिसंबर 1978 में सेकंड लेफ्टिनेंट, ठीक है। फिर आगे चलकर ये लेफ्टिनेंट बने 1980 में, फिर कैप्टन बने 1984 में, मेजर बने 1989 में, लेफ्टिनेंट कर्नल बने 1998 में, कर्नल बने 2003 में, ब्रिगेडियर बने 2007 में, मेजर जनरल बने 2011 में, लेफ्टिनेंट जनरल बने 2014 में, और यहाँ पर COS जो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पोस्ट होती है, इसके बारे में अगर आप लोग बात करें, स्टार्टिंग में अगर बात करें जैसे आर्मी के अंदर है तो यहाँ पर उस पोस्ट पर ये पहुंचे, इसको बोलते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो 2017 में। और फिर आगे चलकर पहली बार हमारे देश के अंदर में ये जो पर्टिकुलर पोस्ट बनी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो 2019 में उस पोस्ट पर भी ये पहुंचे। तो इनसे यहाँ पर एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि पूरा करियर जो था वो कितना एक्सपीरियंस था। देखिए जिंदगी में ना अगर किसी इंसान के बारे में अगर बात करें तो जो कुछ होता है वो उनका एक्सपीरियंस होता है, तो यहाँ से आप लोगों का इनका पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अभी जो यहाँ पर इनके द्वारा लास्ट अपनी सांसें ली गई, ये जो दुर्घटना घटी, ये इंडियन एयरफोर्स का MI-175V5 हेलीकॉप्टर देखने को मिला, जो कि यहाँ पर ब्लास्ट हुआ कहाँ पर, कुन्नूर तमिलनाडु के अंदर में, जिसके चलते इनकी जो जिंदगी है वो यहाँ पर एंड हो गई। पर लेकिन बोलना कि जिंदगी समाप्त हो गई वो समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि आज भी मैं इनके बारे में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आगे वाली जनरेशन भी इनके बारे में पढ़ेगी, तो कभी भी ऐसी पर्सनैलिटी जो है उनकी जिंदगी जो है वो एंड नहीं होती है, वो हमेशा इनके बारे में पढ़ा जाएगा, लोग हमेशा इनके उदाहरण दिया करेंगे, लोग हमेशा इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी थी ये पर्सनैलिटी। जीएस पेपर 2 के अंदर में स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में आप लोगों से चीफ मिनिस्टर के बारे में कोई पूछ ले तो चीफ मिनिस्टर बिल्कुल ऐसी है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हर एक राज्य के अंदर एक चीफ मिनिस्टर होता है, फिर एक राज्य के अंदर 2 चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे गवर्नर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, गवर्नर के बारे में आप लोगों को क्या बताया था मैंने, गवर्नर जो है एक राज्य के अंदर में एक गवर्नर हो सकता है, फिर 2 गवर्नर हो सकते हैं, या फिर 2 राज्य के अंदर में अगर बात करूं तो एक गवर्नर हो सकता है। तो इसके बारे में आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए आप लोगों को हमेशा ना एक राज्य के अंदर में एटलीस्ट 1 गवर्नर तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, एटलीस्ट 1। सुनिएगा फिर से, सेंटेंस में हेर फेर हो जाता है जरा सा, आप लोग फिर इधर उधर हो जाते हैं। इसको ये सेंटेंस भी कहीं ना कहीं गलत होगा कि एटलीस्ट 1, इसका मतलब है कि 2 भी हो सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 2 राज्यों के अंदर अगर बात करें, 2 राज्यों के अंदर एक गवर्नर हो सकता है, ठीक है, पर लेकिन एक राज्य के अंदर 2 गवर्नर नहीं होंगे कभी भी। यानी कि अगर गवर्नर की कमी पड़ रही तो एक ही गवर्नर को 2-3 राज्य दे दो, ऐसा चल जाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नर के नाम पे काम होता है, गवर्नर को काम नहीं करना पड़ता है, पर लेकिन चीफ मिनिस्टर को काम करना पड़ता है, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर चीफ मिनिस्टर भी एक राज्य के अंदर अगर बात करें, एक तरीके से एक चीफ मिनिस्टर 2 राज्यों को अगर संभाल रहा है तो वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो एक गवर्नर जो है वो 2 राज्यों को संभाल सकता है, पर हर एक राज्य का एक अलग चीफ मिनिस्टर होगा। तो यहाँ पर रियल एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटी होती है वो चीफ मिनिस्टर होती है, जो कि एक तरीके से रियल हेड बोला जाता है गवर्नमेंट का, जैसे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं और प्रेसिडेंट के नाम पर काम किए जाते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, जैसे गवर्नर होते हैं राज्य के अंदर में, ऐसे यहाँ पर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ना, ऐसे यहाँ पर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा बात। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो हेड की जाती है चीफ मिनिस्टर के द्वारा, यानी कि जो भी हमारी कंट्री में जो मंत्रीगण चुनकर आएंगे वो यहाँ पर बेसिकली किसके द्वारा हेड किए जाएंगे, चीफ मिनिस्टर के द्वारा हेड किए जाएंगे। और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये होती है रीड बिटवीन द लाइन वाली बातें, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के लिए एग्जाम में, जब भी आप लोग उठाकर देखोगे तो ऊपर से लक्ष्मीकांत पढ़ के निकल जाना, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए कहता हूं लक्ष्मीकांत के लेक्चर एक बार कम से कम नजरों में को जरूर निकाल लेना, इससे आप लोग देखोगे काफी कुछ जानने को मिलेगा। और अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो है पॉलिटी के पीछे पड़े हैं, बहुत सारे बच्चे रिवाइज कर रहे हैं दबाकर, क्योंकि मैंने देखा है कमेंट करते हुए बोलता है ना कि लेक्चर देखा करो तो उसके नीचे डन लिख दिया करो जाकर, तो उससे मुझे पता चलता रहता है कि कितने सारे बच्चे जो हैं वो पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हैं। तो फटाफट पॉलिटी का रिवीजन कर डालो, सारे के सारे लेक्चर आप लोगों के पास में, जल्दी से जल्दी निपटाकर फिर अपनी प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस ही आप लोगों को सही डायरेक्शन में लेकर जाएगी, ठीक है। अगर बात करें अपॉइंटमेंट के बारे में तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज्यादा न्यूज में यहां पर रहा रिसेंटली अभी, ये है आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बेसिकली बोलता है कि चीफ मिनिस्टर जो है शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर।
पर किंतु अपितु वो नहीं कहते पर किंतु अपितु बल्कि यहाँ पर जो गवर्नर है वो अपने मर्जी से नहीं यहाँ पर किसी को अपॉइंट करेगा। गवर्नर जो है वो कैसे करेगा काम, यहाँ पर कोई भी अगर मेजोरिटी में है उससे पूछेगा। मान लीजिए 2-3 पार्टी आ गई यहाँ पर, तो पहले सबसे ज्यादा यहाँ पर जिसके पास है वोट उससे पूछेगा कि भाई साहब सरकार बनाना चाहते हो। अगर वो बोलेगा हाँ, तो भाई साहब आ जाओ, अपनी मेजोरिटी दिखाओ आकर पटल पर यहाँ पर कि हाँ आप लोगों ने कितनी वोट जीती हैं। फिर यहाँ पर अगर ये नहीं कर पाता है काम, तो फिर दूसरे को बुलाएंगे, क्या भाई साहब आप हैं काम करने वाले। तो यहाँ पर जो गवर्नर है उसका काम होता है एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराना। इसका मतलब ये हो गया वो पूछेगा यहाँ पर जो जो पावर में आना चाहता है वो आ सकता है, और अगर वो मना कर देता है दूसरे को बुलाते हैं। अगर लगता है कि कहानी खत्म हो चुकी है, कोई यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट बनाना नहीं चाहता है, फिर वो बोलता है कि भाई साहब अब जो है यहाँ पर कहानी खत्म हो चुकी है, और एक तरीके से यहाँ पर बोल सकते हैं हंग असेंबली हो गई है, यानी कि कोई भी पावर में नहीं है, बेसिकली किसी के पास में इतनी मेजोरिटी नहीं है गवर्नमेंट बना सके। फिर यहाँ से आगे डिसीजन लेना होता है गवर्नर को कि इलेक्शन कराए जाएंगे फिर से, अगर यहाँ पर कोई भी पावर में नहीं आना चाह रहा है और फुल मेजोरिटी में नहीं है, ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं। तो वहां पर गवर्नर के हाथ में पावर आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन अगर कोई भी फुल मेजोरिटी में यहाँ पर बोल देगा गवर्नर को कि हाँ, गवर्नर बोलेगा वो बताना है तुमको यहाँ पर गवर्नमेंट, तो तुरंत बोल देगा हाँ वैसे बनाना है, बिल्कुल क्यों नहीं, इसी के लिए तो यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो ये कंडीशन आप लोग देखते हैं। तो गवर्नर जो होता है वो एक नॉमिनल मतलब नाम का, यानी कि नाम चारे का नहीं, ये तो नाम चारे का आदमी है, तो गवर्नर नाम चारे का आदमी होता है। और चीफ मिनिस्टर जो होता है रियल हेड होते हैं जिसके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आज की डेट में भी जो गवर्नर के नाम पर ही काम होते हैं, तो इसलिए गवर्नर के नाम पर जो भी कोई काम करता है वो इन्फॉर्म करता है चीफ मिनिस्टर गवर्नर को कि भाई साहब तुम्हारे नाम पर ये काम हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी बातें गवर्नर को पता रहती हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि ये पर्सन हु इज नॉट मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एज ए चीफ मिनिस्टर फॉर 6 मंथ। ये इसके ऊपर इतना हा हुल्ला हुआ पीछे दिनों, भी अगर आप लोगों ने सुना होगा। ये आर्टिकल 164 के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलता है, जब यहाँ पर ममता बनर्जी जी जो थी वो अपनी सीट से हार गई थी, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। ऐसे कई सारे केसेस देखने को मिले यहाँ पर। उस टाइम पर क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप लोग 6 महीने तक चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, पर लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं से जीत कर आना पड़ेगा, या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर राज्य के अंदर है, या फिर अगर फिर कहीं पर री इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर, ठीक है, बाई इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहां से उसको जीत कर आना पड़ेगा। ये कंडीशन यहां पर देखने को मिलेगी, वरना वो इंसान को अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। तो ऐसे आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये कंडीशन कहां पर है, आर्टिकल 164 के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए बोला था कि आर्टिकल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर टर्म के बारे में यहां पर बात करें चीफ मिनिस्टर के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है। वो एक तरीके से बोला जाता है कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, यानी कि गवर्नर के एक तरीके से प्लेजर के ऊपर यहां पर डिपेंड करती है, पर लेकिन गवर्नर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है रियलिटी में। रियलिटी में यहां पर ये होता है कि जब तक उनको मेजोरिटी है अपनी पर्टिकुलर पार्टी के अंदर, फुल मेजोरिटी है, तब तक यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन जैसे यहां पर मेजोरिटी खत्म होगी तो गवर्नर तुरंत बोलेगा आओ भाई अखाड़े में और दिखाओ कितनी मेजोरिटी है तुम्हारे पास में। फिर उनको अपनी मेजोरिटी दिखानी पड़ेगी। अगर वो अपनी मेजोरिटी दिखा पाते हैं तो गवर्नर बोलता है कि बल्ले बल्ले मजे करो, अगर मेजोरिटी नहीं दिखा पा रहे हो तो भाई साहब दूसरों को मौका दो। तो ये कंडीशन यहां पर देखने को मिलेगी। तो स्टेट असेंबली जो है वो एक तरीके से रिमूव की जा सकती है। यहां पर अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बारे में बात करें, यानी कि अगर उनके पास में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, उनको बोला जाएगा कि आप लोग आओ असेंबली के अंदर में और वहां पर दिखाओ कि आप लोगों के पास में फुल मेजोरिटी है। अगर यहां पर उनके पास में फुल मेजोरिटी होती है फुल मेजोरिटी मतलब जैसे अगर मान लीजिए हम लोग उत्तराखंड के बारे में बात कर लें, तो यहां पर फुल मेजोरिटी के लिए यहां पर 36 सीट चाहिए। क्यों? क्योंकि टोटल असेंबली के अंदर 70 सीटें हैं, तो यानी कि 36 यानी कि 35 तो आधी होगी, प्लस 1 सीट होनी चाहिए। तो अगर वो इंसान जो है 35 प्लस 1 सीट दिखा पाता है तो वो इंसान जो है चीफ मिनिस्टर बना रहेगा। और अगर यहां पर उसके पास में 34 सीट हो गई तो उस इंसान को जो है अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। फिर ये बोला जाएगा कौन आकर यहां पर गवर्नमेंट बनाना चाहता है, जिसके पास से मेजोरिटी है, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उसके फेवर में होना चाहिए। अगर उसके अगेंस्ट में चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है, अगर कोई ऐसा इंसान जो है बेसिकली आज के बिल पास करा के ले जाता है जिसके पास में गवर्नमेंट के पास में एक गवर्नमेंट उसको रोक नहीं पाती है और गवर्नमेंट चाहती भी नहीं है, तो भी यहां पर फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करते हैं। रीजन क्या है? रीजन यहां पर है कि गवर्नमेंट रोक ही नहीं पा रही, इसका मतलब गवर्नमेंट की सपोर्ट में फुल मेजोरिटी है ही नहीं है। तो ये मुद्दे हैं। तो आर्टिकल 163, 164 और 167 ये बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है जो रिपीटेडली स्टेट पीसीएस के अंदर भी और अलग अलग क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए। और वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए, एक मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। तो क्या क्या बातें की जा रही है, गवर्नर जो है वो एडवाइस किया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, जो एक तरीके से गवर्नर को एडवाइस करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हेड की जाती है चीफ मिनिस्टर के द्वारा। तो पूरी एक कतार होती है, यानी कि सबसे ऊपर हो गए गवर्नर,
उसके ऊपर हो गए, उसके नीचे हो गए चीफ मिनिस्टर, और उसके नीचे हो सबसे ऊपर हो गए गवर्नर, उसके नीचे चीफ मिनिस्टर, उसके नीचे हो जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बातें करेगी, डिस्कस करेगी, जो भी करेगी, फिर यहाँ पर वो बेसिकली चीफ मिनिस्टर के साथ में रहेगी क्योंकि वो भी उसका पार्ट है, और फिर ये सारी बातें गवर्नर को जाकर बताएगा। तो एक कनेक्टिंग लिंक होता है चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। आर्टिकल 164, गवर्नर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा चीफ मिनिस्टर के, सॉरी गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा चीफ मिनिस्टर, और लेटर जब चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गवर्नर ने, फिर ये बोलेगा मेरी सेना कैसी होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर चीफ मिनिस्टर को पावर दी जाती है कि भाई साहब अपनी सेना चुन लो, अपने मिनिस्टर चुन लो। तो यहाँ पर पहले गवर्नर अपॉइंट कर देगा, और फिर बाद में यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर चीफ अपने यहाँ पर मिनिस्टर चुने जाएंगे इनके द्वारा। यानी पहला काम चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना होता है गवर्नर का, फिर वो अपनी सेना तैयार करता है। ये बातें आर्टिकल 164 में लिखी हुई है। ओके, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गया अभी। आर्टिकल 167, चीफ मिनिस्टर जो है वो एक तरीके से कम्युनिकेट करता है जो भी काम किए जाते हैं उसके द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी काम किया जाता है वो सारे गवर्नर को जाकर बताएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गवर्नर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक होता है, वो चीफ मिनिस्टर होता है। ये बातें भी ऑलरेडी लिखी हुई है आर्टिकल 167 के अंदर, इसलिए मैंने बोला था तीनों के तीनों आर्टिकल जो हैं वो बेहतरीन आर्टिकल हैं। इनसे अगर कल वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाँ ये किस किस के अंदर लिखा हुआ है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये बातें सारी आप लोगों को डिटेल में बता दी है। क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जो कि आप लोग स्टैटिक पोर्शन बोल सकते हैं। नॉर्मली बोलते हैं कि स्टैटिक पोर्शन एग्जाम में आ गया, तो ये वाला स्टैटिक पोर्शन आप लोगों से धड़ल्ले से एग्जाम में पूछाते हैं। तो ये सारी की सारी बातें इसलिए बेसिक में आप लोगों को बता रहा हूं, कल को कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें होगी। अब कुछ पावर और फंक्शन के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। पावर एंड फंक्शन के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछे, तो विद रेस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में अगर बात करेंगे, तो यहां पर गवर्नर जो है वो एक तरीके से ओनली उस पर्सन को मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है जो चीफ मिनिस्टर उसको रिकमेंड करेगा। यानी कि चीफ मिनिस्टर के हाथ में पावर है कि वो अपने मिनिस्टर जो है वो अपने हिसाब से ला सकता है। अपना पोर्टफोलियो, अपने मिनिस्टर के अंदर कौन कौन किस किस पोस्ट पर बैठेगा वो चीफ मिनिस्टर डिसाइड करेगा। तो ये पावर चीफ मिनिस्टर की है विद रेस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चीफ मिनिस्टर जो होता है वो हेड करता है यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और ये सारी पावर उसी के हाथ में यहाँ पर दे रखी है। एक तो ये पावर होगी, ये हो गई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रेस्पेक्ट में चीफ मिनिस्टर की पावर। ठीक है, गवर्नर के रेस्पेक्ट में अगर बात करें, आर्टिकल 167 जो है यहाँ पर ये बात करता है कि चीफ मिनिस्टर एक्ट लाइक ए लिंक। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया अभी। तो आर्टिकल 167 आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ये सारे आर्टिकल आप लोगों को याद रखने इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम के लिए अगर आप लोग इनको समझ नहीं पा रहे, किसी को ये है कि यार ये क्या क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, तो कम से कम चीजें कुछ याद रखना, किसी को अपनी मेमोरी फॉर्मेशन करो। अगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो मान लीजिए कुछ चीजें ऐसी तो है, तो आप लोग को कुछ ना कुछ उसका जुगाड़ होना चाहिए कि कैसे आप लोग को एग्जाम में इसका बेसिकली आने सिलेक्शन लेना है एट द एंड ऑफ द डे। अपनी मेमोरी के ऊपर तो काम करो, पर लेकिन अगर लग रहा है कि चीजों को कोशिश करो कि उनको रिकॉल करते रहो टाइम टू टाइम। याद रखने का मतलब ये नहीं कि रटना है आप लोगों को, जैसे चीजों को रिकॉल करोगे ना आप लोग, जैसे मान लीजिए जो भी मैंने पढ़ाया, अभी आंखें बंद कर लेक्चर के बाद में 2 मिनट ये सोचना मैंने क्या क्या आप लोगों को पढ़ाया। बहुत सारी चीजें रिकॉल कर पाओगे, बहुत सारी चीजें रिकॉल नहीं कर पाओगे। अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो फिर से एक बार चीजों में को नजरें निकाल लेना फटाफट, या तो पीडीएफ में निकाल लेना, या फिर वीडियो आप लोग एक बार और हल्का हल्का सा ओवरव्यू लेना फटाफट। तो इससे क्या होगा, चीजें आप लोग याद रख पाओगे। ठीक है, तो रिकॉलिंग पावर आप लोगों की ताकतवर होनी चाहिए। अगर बात करूं गवर्नर के बारे में, तो गवर्नर के बारे में कनेक्टिंग लिंक हो गया यहाँ पर ये। तो गवर्नर के रेस्पेक्ट में चीफ मिनिस्टर की पावर, यहां पर बात की जा रही है चीफ मिनिस्टर एडवाइस करता है गवर्नर को। अपॉइंटमेंट अगर ऑफिशियल के बारे में बात करें, जैसे एडवोकेट जनरल हो गया, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए, या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या काम करते हैं, पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी के जो इलेक्शन होते हैं, और यहाँ पर 73rd और 74th ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके यहाँ पर ये मुद्दा स्टार्ट किया गया था। तो ये पावर भी यहाँ पर आप लोगों को चीफ मिनिस्टर के हाथ में ही देखने को मिलेगी। अब स्टेट लेजिस्लेचर के हिसाब से अगर बात करें, तो जो भी पॉलिसीज होती है अनाउंस की जाती है उसके द्वारा, वो यहाँ पर बेसिकली हाउस के अंदर वो चीफ मिनिस्टर के हाथ में ज्यादा पावर होती है। और डिसोल्यूशन करना है असेंबली का, तो वो भी गवर्नर को यही बोलता है चीफ मिनिस्टर ही कि भाई साहब हमारे बस की बात नहीं है और यहाँ पर असेंबली को भंग कर दो। तो ये सारी काम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी कई सारे फंक्शन है, जैसे स्टेट प्लानिंग बोर्ड का चेयरपर्सन होता है कौन, चीफ मिनिस्टर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से। एक्ट करता है वाइस चेयरमैन ऑफ द कंसर्न जोनल काउंसिल, जो भी यहाँ पर होंगी, ठीक है, 1 ईयर के लिए। इंटर स्टेट काउंसिल और जो गवर्निंग काउंसिल होती है ऑफ नीति आयोग, उसमें भी यहाँ पर काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है। चीफ स्पोक पर्सन होता है स्टेट गवर्नमेंट का, जो भी बातें होती हैं। क्राइसिस मैनेजर इन चीफ, यानी कि कल को कोई भी क्राइसिस आ रहा है, इमरजेंसीज है, उसमें यहाँ पर सबसे ज्यादा टॉप पोजीशन पर चीफ मिनिस्टर की तरफ को उंगली उठाई जाएगी। ठीक है, इसी के साथ में वेरियस जो भी सेक्शन होते हैं, जैसे कि आज के दिन में बात करें, कहीं पर भी अगर बात करें, जैसे एक तरीके से कि जो लीडर होते हैं उसके नाम पर काम किया जा रहा है, तो कोई भी सेक्शन है लोगों का वो रिसीव करता है किसी भी तरीके से सिचुएशन। यहाँ पर अगर कंडीशन की बात करें, तो सारी जो भी प्रॉब्लम है उनके बारे में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर ही यहाँ पर कौन है, आज के में बोलेंगे कौन है भाई ये चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का, तो आप लोग सारे योगी जी बोलेंगे। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं
चीफ मिनिस्टर जो भी होता है वो किसी पार्टी का लीडर नहीं होता है, वो पूरी कंट्री, वो पूरे राज्य का चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो लोगों के थ्रू यहाँ पर उसको सपोर्ट मिलती है, सारे लोग बेसिकली सपोर्ट करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल हेड होता है सर्विसेज का। तो ये सारी बातें जो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई, ये पूरा एक चैप्टर मैंने ओवरव्यू दे दिया आप लोगों का लक्ष्मीकांत का, ठीक है। अब जाकर आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं और एक ओवरव्यू आप लोग खुद से भी ले सकते हैं रिवीजन के तौर पर। तो पूरा चैप्टर मैंने आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन अगर हो तो इसके बारे में बताइएगा, ओके। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि ये किस पर्टिकुलर आर्टिकल के साथ में आप लोग इसको बेसिकली जो सिलेबस के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो जीएस पेपर 3 जो वाटर रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। काफी सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। बेसिकली जो जहाज होता है उसके थ्रू अगर हम लोग कोई सामान लेकर जाते हैं तो सबसे सस्ता पड़ता है, इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। सबसे महंगा अगर कहीं सामान आप लोगों को भेजना है किसी पर्टिकुलर एरिया से, तो एयर के थ्रू अगर जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पर हवाई जहाज के थ्रू जाएगा तो सबसे महंगा पड़ेगा। दूसरे नंबर पर अगर आप लोग बात करें, अगर रोड के थ्रू जाएगा तो यहाँ पर और उससे थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। अगर आप लोग इसको रेलवे के थ्रू लेकर जाएंगे थोड़ा सा और इससे सस्ता पड़ेगा। और अगर आप लोग उसको वाटरवेज के थ्रू यानी पानी के थ्रू लेकर जाएंगे तो सबसे सस्ता पड़ेगा। यानी कि अगर सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ए से बी लोकेशन पर आप लोगों को लेकर जाना है और वो सामान अगर पानी के रास्ते जा रहा है तो ये समझिएगा कि वो पानी के रास्ते गया हुआ सामान जो है वो काफी सस्ता होगा। और एक तरीके से जो प्राइस आज के दिन बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, वो महंगाई भी यहां पर कम करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। इसीलिए वर्ल्ड में जो भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है, जो अमीर कंट्री है, वो काफी लार्ज स्केल पर अपने वाटरवेज जो है यूज करती हैं आज की डेट में। पूरा आर्टिकल यहाँ पर ये घूमने वाला है आप लोगों का, ये गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर घूमेगा। ये यहाँ पर हमारी गंगा रिवर होगी, ये गंगा रिवर, और यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्रा रिवर होगी। गंगा और ब्रह्मपुत्रा के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। बीच में आप लोगों को यहाँ पर बांग्लादेश देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर गंगा रिवर जो है यहाँ पर ये बेसिकली डिवाइड हो जाती है हुगली रिवर में, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर चली जाती है, और जो पद्मा आप लोग बोलते हैं यहाँ पर, वो बेसिकली चली जाती है यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर में। यानी कि गंगा रिवर का डिवीजन हो जाता है वेस्ट बंगाल में आधी और आधी बांग्लादेश के अंदर में। इसी तरीके से यहाँ पर जब ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो वहां पर आसाम के अंदर में आप लोग उसको ब्रह्मपुत्रा रिवर बोल रहे हो, और यहाँ पर यारलंग ज़ेंगपो तिब्बत के अंदर में, या फिर सेंगपो के नाम से भी आप लोग इसको जानते हो, जब आसाम में आती है तो इसको ब्रह्मपुत्रा रिवर बोल देते हैं। और जब ये यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर जाकर गिरती है तो आप लोगों को यहाँ पर इसको जमुना रिवर बोलना पड़ता है, जमुना, ठीक है। यमुना नहीं, यमुना हमारी खुद की रिवर है, यहाँ पर बात करेंगे जमुना। तो यहाँ पर वाई है यमुना और जे है जमुना, कंफ्यूज मत होना। जब गंगा और जो यहाँ पर बेसिकली गंगा की जो पद्मा और यहाँ पर जो जमुना आकर मिलती है यहाँ पर, तो इनको आप लोग यहाँ पर मेघना बोल देते हैं। और फिर यहाँ पर ये मेघना जो है वो जाकर गिरती है बे ऑफ बंगाल में, और इसको यहाँ पर एक काफी बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है यहाँ पर, जिसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से आप लोग जानते हैं। याद रखिएगा, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा क्यों इसका नाम पड़ा? क्योंकि यहाँ पर एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है सुंदरी, सुंदरी ट्री पाया जाता है यहाँ पर, जिसके नाम पर इसका नाम सुंदरवन डेल्टा रखा गया है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा को कनेक्ट कर यहाँ पर वाटरवेज बनाया जा रहा है, जिसके बारे में मैं भी आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जैसे आप लोग देखते हैं गंगा रिवर यहाँ से चल रही है, तो यहाँ पर हल्दिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके साथ में अगर इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर इसको देख पा रहे हैं, बांग्लादेश के थ्रू होते हुए हम लोग नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट वाटरवेज हो जाएगा। जो गंगा वाला वाटरवेज है उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल वाटरवेज 1, ठीक है। और जो यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा वाला वाटरवेज है, यानी पानी के थ्रू जाने वाला रास्ता, उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल वाटरवेज 2। अभी यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पर अगर आप लोग बात करेंगे तो हमारी कंट्री में MV राम प्रसाद बिस्मिल, किसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें कल्पना चावला, यहाँ पर इसी के साथ में APJ अब्दुल कलाम सर, ठीक है। तो इनके नाम पर जो जहाज के नाम रखे गए यहाँ पर, उनको यहाँ पर भेजा गया था 17 फरवरी से, और अभी यहाँ पर इनको आगे ले गया गया है। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर ये रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा कुछ करेंगे। तो इसको हरी झंडी यहाँ पर अभी दिखाई गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में है। ये सारा काम किसके द्वारा किया जा रहा है? हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री है जिसको पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज आप लोग बोलते हैं, और ये श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के अंडर में आती है। तो इसके द्वारा यहाँ पर जो नेशनल वाटरवेज 2 है उसको नेशनल वाटरवेज 1, यानी कि हमारी कंट्री में जो जलमार्ग 1 है उसको जलमार्ग 2 के साथ में कनेक्ट करने की बात इनके द्वारा की गई है। तो इससे काफी बड़ा फायदा आप लोगों को इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में भी देखने को मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री में जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है एक छोटे से एरिया के साथ में कनेक्टेड है यहाँ पर, जिसको कई बार आप लोग चिकन नेक भी बोलते हैं। कल को चलकर अगर चाइना यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें करने आ जाए तो ये माना जाता है कि चिकन नेक को जरा सी देर में कट कर देगा। तो हम लोग इसलिए ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के साथ में कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए, ताकि कल को कोई भी दिक्कत क्यों ना हो जाए, हम लोग अच्छे लेवल पर नॉर्थ ईस्ट के साथ में कनेक्टिविटी भी बना सके और इस पर्टिकुलर एरिया में हम लोग डेवलपमेंट भी कर सके। जब मैं शब्द आप लोगों के सामने बार बार एक यूज कर रहा हूं जिसको आप लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर
नॉर्थ ईस्ट की साइड में आप लोगों को बेसिकली 7 राज्य तो यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे, और एक इनके भाई आप लोग बोल सकते हैं, फिर 7 सिस्टर और एक 1 ब्रदर आप लोग बोल देते हैं, ये सिक्किम हो गया। तो याद रखिएगा इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर नागालैंड हो गया, यहाँ पर मणिपुर हो गया, यहाँ पर मिजोरम हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, और ये हो गया यहाँ पर मेघालय, और ये हो गया यहाँ पर आसाम। तो टोटल मिलाकर 7 यहाँ पर बहन है और एक भाई आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर है यहाँ पर, और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये मैक्सिमम सारे एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है यहाँ पर लेकिन ये जो सिक्किम है ये बिल्कुल अलग से है, यानी कि सिक्किम मतलब बहुत ज्यादा मालदार आदमी है, उन्हें कहते हैं अमीर आदमी है, सिक्के हैं बहुत सारे उसके पास में सोने के असरफे हैं, वो कहता है कि मुझे तो अलग ही रहना है, तुम लोगों के साथ में बैठना ही नहीं है मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं बेसिकली, यानी कि थोड़ा सा अमीर क्या हो गया, अपने घर वालों को अपने यार दोस्तों को छोड़ के चला गया साइड में, तो ऐसे आप लोग याद करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस तरीके से कनेक्टिविटी बनाएंगे तो कल को सामान का लाना और ले जाना भी यहाँ पर काफी सस्ता हो जाएगा, और इसी के साथ में एक अच्छे लेवल पर हम लोग कनेक्टिविटी बना पाएंगे। जब भी आप लोगों से कोई नेशनल वाटरवेज के बारे में पूछे और बोले कि दुनिया में सबसे ज्यादा वाटरवेज किसके थ्रू पानी का यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा पहले नंबर पर आप लोगों को चाइना देखने को मिलेगा, दूसरे नंबर पर आप लोगों को रसिया देखने को मिलेगा, तीसरे नंबर पर आप लोगों को ब्राजील देखने को मिलेगा, फिर यूरोपियन यूनियन आता है, और फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, और इसी के साथ में फिर इंडोनेशिया, और फिर आप लोगों को जाकर इंडिया का नाम आता है, यानी कि हमारा देश भी है। हमारे देश में भी काफी लंबे लेवल पर हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं ताकि वाटरवेज के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर सके। ये जो डेटा है ये थोड़ा सा पुराना है, अभी हो सकता है यहाँ पर ऊपर नीचे हो गया हो, पर मैं आप लोगों को एक अंदाजा बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये बस मैं आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ मोटा मोटा। अभी अपनी कंट्री के बारे में तो हम लोग और भी कई सारी बातें करेंगे। अभी यहाँ पर जैसे मैंने बताया, इसको यहाँ पर नेशनल वाटरवेज 1 को यहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है नेशनल वाटरवेज 2 के साथ में, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर हमारी कंट्री में इसके लिए एक पर्टिकुलर बॉडी हम लोगों ने बना रखी है जिसका नाम है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है, इसी के साथ में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा यहाँ पर इसी पैटर्न पर यहाँ पर इनलैंड वाटरवेज एयर अथॉरिटी, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। ये जो बॉडी है यहाँ पर हमारी कंट्री में 1985 यानी कि 1985 में बनाई गई थी, और ये आज की डेट में हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, देखिए मुझे काफी डिफरेंट लगता है यहाँ पर ये थोड़ा सा, ठीक है। नॉर्मली आप लोग देखिए जब अपनी कंट्री का मैप आप लोग देखेंगे तो आप लोग को नजर आ जाएगा हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 8 जो राज्य हैं ऐसे हैं, 9 राज्य ऐसे हैं हमारी कंट्री में जो कोस्टल एरिया में है, और यहाँ पर इनके द्वारा जो इसका हेडक्वार्टर बनाया गया वो बनाया गया नोएडा में ले जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार ये बोलते हैं कि कोस्टल एरिया में कहीं ना कहीं यहाँ पर होना चाहिए था, पर लेकिन समझिएगा आप लोग यहाँ पर ये एक बच्चे के द्वारा एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था एक बार पहले जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। देखिए कोस्टल एरिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, इनलैंड वाटरवेज यानी कि हमारी जो जमीन है बेसिकली हमारी जो कंट्री का जो एक तरीके से लैंड वाला पोर्शन है उसके अंदर वाटरवेज बना रहे हैं। और गंगा रिवर आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश से भी होकर गुजरती है, और उत्तर प्रदेश के अंदर में यहाँ पर नोएडा आता है, तो इस तरीके से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड हाईवे के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर ये एक कानून पास करके बनाया गया। कोई एक्ट को अगर पार्लियामेंट के अंदर हम लोग पास करते हैं, कोई एक कानून बनाते हैं, तो उसको स्टैट्यूटरी बोलते हैं जब तक संविधान के अंदर में कोई छेड़खानी न की जाए उस पर्टिकुलर एक्ट को लेकर। अगर इससे रिलेटेड संविधान में संशोधन करके कोई कानून हम लोग बनाते तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कैटेगरी में आ जाता और वो एक संवैधानिक बॉडी हो जाती। पर लेकिन यहाँ पर हम लोग संवैधानिक बॉडी नहीं, इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे। 3 तरीके की बॉडी होती है, एक को बोलते हैं संवैधानिक बॉडी, एक को बोलते हैं स्टैट्यूटरी और एक को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। संवैधानिक वो बॉडी होती है जिसके बारे में संविधान में लिखा होता है, स्टैट्यूटरी वो बॉडी होती है जिसको आप लोग नॉर्मली अगर बात करें कानून के द्वारा लॉ पास करके बनाते हैं, और एग्जीक्यूटिव बॉडी वो होती है जिसको हम लोग कहीं लॉ पास करके बनाते ही नहीं है। जैसे कि आज के डेट में किसको बोलेंगे? नीति आयोग। इससे पहले कौन थी? प्लानिंग कमीशन, ठीक है। और यहाँ पर अभी मैंने बता दिया स्टैट्यूटरी के बारे में, तो यहाँ पर भी आप लोगों को बता दिया सेबी होगी, स्टैट्यूटरी बॉडी है, इस तरीके से देख सकते हैं। और संवैधानिक बॉडी तो दुनिया भर की मिल जाएगी, जैसे हमारा फाइनेंस कमीशन उदाहरण है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उदाहरण है। तो ये कई सारी बातें हैं जो आप लोगों की बेसिक स्टैटिक पोर्शन है, कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता रहेगा तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रहेगा। अच्छा, 4 वॉच डॉग कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से हैं जिनको बोला जाता है कि अलग अलग एरिया पर ध्यान रखते हैं, इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट कर पाएंगे यहाँ पर, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अच्छे रिलेशन भी आप लोगों को होते हुए नजर आएंगे, और नॉर्थ ईस्ट के साथ भी हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। कहां से होते हुए? वो भी यहाँ पर बांग्लादेश से होते हुए। तो इसलिए यहाँ पर इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। क्या हमारे देश में ये कुछ ही नेशनल वाटरवेज है गिने चुने? नहीं भाई साहब, दुनिया भर के नेशनल वाटरवेज हमारे देश में बनाए जा रहे हैं। कुछ इंपोर्टेंट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड भी करा दिए, जैसे नेशनल वाटरवेज 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 10, 83, 85। तो ये आप लोग याद रखिएगा। पहला, दूसरा कम से कम 1-2 याद रखना। जैसे सबसे बड़ा अगर आप लोगों से कोई पूछे कौन सा है, तो है पहला, जो कि गंगा भागीरथी हुगली, ये हल्दिया से इलाहाबाद तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये 1620 किलोमीटर लंबा है, जो कि काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर वाला यहाँ पर दूसरे नंबर का हो जाएगा, और ये लगभग 891 किलोमीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा।
बाकी और सब यहाँ पर जो है वो इससे छोटे हैं। बस इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, आप लोग इनको देख लेना कि आप लोगों के राज्य में अगर कोई सा आता है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार डायरेक्ट इंटरव्यू में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। तो अपने राज्य का नाम देखना, उसके बारे में देखना कि कोई सा अगर यहाँ पर आता है तो उसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग जरूर रख लीजिएगा, ये मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर, ठीक है। कुछ और बातें अगर बात बताऊं, आज के डेट में देश के अंदर में यहाँ पर माना जा रहा है कि इंडिया के अंदर 14,500 किलोमीटर नेविगेशनल जो नेविगेबल यानी कि जहां पर हम लोग एक तरीके से चल सकते हैं पानी के थ्रू, लगभग इतना हो गया है। अभी यहाँ पर 20,000 के करीब यहाँ पर एक तरीके से अंडर प्रोसेसिंग चल रहा है, आने वाले टाइम में और भी आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा। हमारी कंट्री में नेशनल वाटरवेज एक्ट लाया गया 2016 में, इसके चलते 111 वाटरवेज डिक्लेयर किए गए जिनको नेशनल वाटरवेज बनाना है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था। नेशनल वाटरवेज यानी कि जलमार्ग जो है यहाँ पर, ये सबसे बड़ा आप लोगों को बताया मैंने, ये पहले नंबर का है, तो ये सबसे बड़ा है यहाँ पर ये, ठीक है, जिसकी लेंथ लगभग 1620 किलोमीटर देखने को मिलेगी। तो लॉन्गेस्ट वाटरवेज अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले कौन सा है देश के अंदर में, तो वो गंगा रिवर का है। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इसको इंप्लीमेंट करती है, जिसके बारे में अभी आप लोगों से बात करी। कहां पर हेडक्वार्टर, ये इसका नोएडा में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर, वो बेसिकली यहाँ पर नेविगेशन को लेकर आगे लेकर चल रहा है, जिसके चलते हम लोग काम कर रहे हैं। और एक पर्टिकुलर बैंक है यहाँ पर दुनिया का, जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। ये ऐसे बैकग्राउंड में क्वेश्चन आप लोगों से बड़ी जल्दी पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड बैंक जो है यहाँ पर ये हेल्प प्रोवाइड करा रहा है चीजों को इंप्लीमेंट करने में। आखिर क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में काफी सारा सामान जो है हम लोग यहाँ पर लगभग 55 मिलियन टन जो कार्गो है वो यहाँ पर मूव किया जाता है एनुअली। तो इनलैंड जो वाटरवेज ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर उसके थ्रू तो फुल फ्यूल इफिशिएंट है। तो अगर और भी हम लोग आगे यूज करेंगे तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी रहेगा, एक तो ज्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और ऊपर से हमारी कंट्री में भी बाहर से हम लोग को जो डिपेंडेंसी रहती है, बहुत सारा तेल वगैरह खर्च होता है, उसमें भी कमी आएगी। लगभग 85% हम अपना क्रूड ऑयल कच्चा तेल जो है वो बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ी बहुत आप लोगों को यहाँ पर कमी होती नजर आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोग याद रखेगा। एक और मैं आप लोग बात बताता हूँ, रोल ऑफ रोल ऑन रोरो सर्विस इसको बेसिकली बोलते हैं। अगर बात करें यहाँ पर एक रिवर है, एक रिवर ऐसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, इधर रिवर बह रही है, ठीक है, इस तरीके से रिवर जो है बहती जा रही है। अब यहाँ पर एक बहुत काफी बड़ी सिटी है यहाँ पर, जो कि आज के में एक तरीके से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए जानी जाती है। और यहाँ पर एक ऐसी सिटी है जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पर, और ज्यादा इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज नहीं है। अगर इस सिटी में से इस सिटी में काम करने के लिए जाना है तो यहाँ पर 150 किलोमीटर घूमकर आना पड़ता है, वहां पर कोई रास्ता है, तब जाकर यहाँ पर इंसान जो है जा पाता है। सोचो अगर ऐसा हो कि रिवर बहुत बड़ी हो और पुल बनाना भी काफी महंगा पड़े और अब तक कोई कनेक्टिविटी नहीं हो, तो यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े जहाज फिर लगा दिए जाते हैं। ये जो जहाज रहते हैं इनमें गाड़ी जाती है और लोग जो है अपनी गाड़ियां भरते हैं इसमें, और यहाँ से जाकर एक कोने से दूसरे कोने पर जाकर उतर जाते हैं, अपना पूरे दिन काम करते हैं और फिर यहाँ पर वापसी यहाँ पर आ जाते हैं। तो सोचो यहाँ पर ये अगर कोई ऐसा है 150 किलोमीटर का रास्ता, कुछ यहाँ पर ऐसे ही कर दिया 5-7 किलोमीटर का रास्ते में, तो ये ऐसी सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है जिसके तहत यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती है, ठीक है। तो ये वो बेसिक चीजें जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। अभी एक और एक्स्ट्रा बता देता हूं आप लोगों को यहाँ पर, इससे भी अगर क्वेश्चन बन जाए। एक गति शक्ति के नाम से एक मास्टर प्लान है, जिसके चलते हमारे देश में बहुत सारी चीजें कनेक्ट की जा रही है। इसमें से एक है यहाँ पर रोडवेज कैपेसिटी, तो उसको भी इंक्रीज करने की बात की जा रही है। रेलवेज ट्रांसपोर्ट कार्गो कैपेसिटी के बारे में बात करें, उसको भी इंक्रीज करने की बात की जा रही है। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करने की बात की जा रही है, ठीक है। नए एयरपोर्ट, इसके हेलीपोर्ट और इसी के साथ में एरोड्रोम्स, जो कि पानी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वाटर एरोड्रोम्स। ट्रांसमिशन नेटवर्क की बात की जा रही है, और इसी के साथ में 4G कनेक्टिविटी, खासकर गांव वाले एरिया में भी कनेक्टिविटी करने के बारे में बात की जा रही है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि गति शक्ति जो प्रोग्राम है उसका बेसिक पर्पज ये है कि आज की डेट में देश के अंदर शानदार तरीके से आप लोग कनेक्टिविटी प्रोवाइड यहाँ पर करा सकते हैं। यानी कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएंगे तो अच्छे लेवल पर हमारी कंट्री में ढांचागत विकास होता हुआ नजर आएगा। तो ये पूरा प्लान भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि गति शक्ति प्लान क्या है। तो ये माना जा रहा है कि इनलैंड वाटरवेज अगर हम लोग आज के डेट में आगे लेकर चल रहे हैं तो गति शक्ति प्लान भी यहाँ पर उसी का पार्ट आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। तो गति शक्ति यानी कि गति देगा, एक तरीके से जो गति दे रही है उसको शक्ति भी देगा, यहाँ पर ये ऐसा प्लान है जो रिसेंटली अभी अनाउंस किया गया था। तो क्या क्या हम लोगों ने नॉर्मली इसके अंदर देख लिया, अगर मैं मोटे मोटे तौर पर आप लोगों को बताना चाहूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में मैंने आप लोगों से बातें कर ली, और यहाँ पर अभी रिसेंटली जो मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इसका नाम जो था अभी यहाँ पर कुछ और था, इसका नाम भी चेंज करके अभी नया रखा गया। चलिए देखता हूँ कौन कौन बताता है, ठीक है। ज्यादा दिन नहीं है, ज्यादा पुराना नहीं है, अभी नया नया ताजा ताजा इसका नाम चेंज किया गया। बताइए चलिए कौन नाम चेंज किया गया। पहले अभी मैंने इंडिया और बांग्लादेश के बारे में भी आप लोगों से बात कर ली, और एक क्वेश्चन यहाँ पर और बन जाएगा जब बांग्लादेश न्यूज में। दुनिया में अगर किसी कंट्री के साथ में सबसे बड़ा बॉर्डर हमारा टच करता है तो है बांग्लादेश, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सबसे कम टच करता है अफगानिस्तान के साथ में। अब बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच में 5 देश और आते हैं, उन 5 देश के नाम आप लोग को बताने हैं, देखता हूं कौन कौन बताता है, ठीक है।
इसी के साथ में मैंने एक अथॉरिटी के बारे में बात कर ली, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। एक नया रूट मैंने आप लोगों को यहां पर पढ़ा दिया, गंगा और ब्रह्मपुत्र की कनेक्टिविटी और सुंदरवन डेल्टा के बारे में हम लोगों ने बातें कर ली। कौन कौन से वाटरवेज हैं उनका एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को यहां पर दे दिया, और ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है उससे चलते क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है वो बता दी। रो सर्विस के बारे में मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया, और गति शक्ति प्लान के बारे में बता दिया। तो एक ही टॉपिक के अंदर कई सारे यहां पर 5 से 6 टॉपिक मैंने अलग अलग आप लोगों के कवर करा दिए। ये सारा जो है बैकग्राउंड का स्टैटिक पोर्शन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, और इनसे अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, तो मैंने इसलिए कंबाइन कर आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड करा दिए है। बहुत ही उम्दा आर्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी बेसिक चीजें बताने वाला हूं और कई सारी चीजें आप लोगों को पता भी होना चाहिए। जैसी लड़ाई हुई वैसे यहां पर जो गेहूं का प्राइस है वो यहां पर बढ़ गया। आप लोग देखते हैं गेहूं का प्राइस जो है यहाँ पर कितना सारा एकदम बढ़ गया, यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर लड़ाई की बातें चली और जैसे यहाँ पर अटैक किया, वैसे यहाँ पर ये रीजन आप लोगों का पहुंच जाएगा कि गेहूं जो है वो बहुत महंगा हो गया। अपने देश में आप लोगों को ये फील नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे किसान भाई बहन जो है अच्छा खासा एक तरीके से यहाँ पर देश के अंदर सामान उगा लेते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमारे देश के लिए अच्छी चीजें हैं। पर लेकिन रियलिटी में अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप लोग जाएंगे, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि सारी चीजें जो हैं वो बेसिकली दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट उनकी रहती है। अपनी जिंदगी में वो कुछ ही नहीं कर पा रहे, मतलब अपनी जिंदगी में क्या बोलूं, बेसिकली उनके वहां पर ऐसी जगह ही नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसा है रसिया जैसा देश, ठीक है, तो रसिया जैसे देश में फिर भी एक तरीके से माहौल ऐसा बन रहा है चलो कि वो उगा पा रहे हैं गेहूं को, ठीक है, पर लेकिन कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर नहीं हो पाती चीजें। मान लीजिए कोई रेगिस्तान में है तो वहां पर कैसे है, तो एक प्रॉपर कई सारे देश में अलग अलग चीजें उगती हैं, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। अभी यहां पर मुद्दा क्या है, यहां पर मुद्दा अभी यहां पर यह है कि रसिया और यूक्रेन की जैसी लड़ाई हुई यहां पर, तो वीट का जो अपॉर्चुनिटी है मिल गई हमारे देश को कि हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां से तो कोई व्यापार हो नहीं रहा है, सारी चीजें बंद हो चुकी हैं। और हमारे देश में 24.2 मिलियन टन जो है आज के में, यानी कि जितना हम लोग को चाहिए अपने लिए उसका 2 गुना हमारे पास में बफर स्टॉक में रखा हुआ है, तो इसको बेचकर हम लोग पैसा कमा सकते हैं, ऐसा बात बोलेगी यहाँ पर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, तो समझेंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग देखिए कि इंडिया मोस्ट जो वीट है वो कौन कौन से देश को जाता है, तो सबसे ज्यादा तो बांग्लादेश को हम लोग बेचते हैं, सबसे ज्यादा है, फिर श्रीलंका को जाता है, यूएई को, फिलीपीन को, इंडोनेशिया, नेपाल, यमन, कतर, साउथ कोरिया, ओमान, तो ये वो देश हैं जिनको हम लोग अपना गेहूं बेचते हैं। तो ये एक मोटा मोटा सा आइडिया आप लोग रखेगा, इन देशों को हम लोग अपना गेहूं बेचा करते हैं। अब यहाँ पर इन देशों को तो हम लोग गेहूं बेचते हैं, और सोचो अब उन देशों को जिनको रसिया और यूक्रेन गेहूं बेचा करते थे, अब वहां पर वो गेहूं नहीं बेच पाएंगे, तो उन देशों को भी हम लोग आने वाले टाइम में गेहूं बेच सकते हैं, क्योंकि रोटियां जो है वो सब खाना पसंद करते हैं। पसंद क्या, बेसिकली कई सारे लोग ऐसे जिनका बिना रोटी के काम नहीं चलता है, कई सारे लोग ऐसे जो चावल खा के जिंदा रह लेते हैं, पर कई सारे लोग ऐसे जो बिना रोटी के काम नहीं चलते हैं, ठीक है, जिनमें से मैं भी एक हूं नॉर्मली देखा जाए तो मतलब हाँ, ये ऐसी चीजें कि खा तो कुछ भी लेता हूं, पर लेकिन अगर बात करें मुझे 1 महीने तक रोटी नहीं मिलेगी, चावल ही चावल खाने, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। हालांकि पहले बहुत ज्यादा था ये जब घर पे रहा करते थे, पर लेकिन जैसे जैसे बाहर रहना स्टार्ट कर दिया और वो चीजें हो गई तो वो आदतें छूटनी स्टार्ट हो जाती है फिर, तो अब चीजें नॉर्मल हो चुकी है काफी हद तक, ठीक है। पहले तो ऐसा था कि बिना रोटी के काम नहीं चलेगा, हमारे घर में आज की डेट में भी ये चीजें रहती हैं, जो अगर रोटी बनाएंगे तो चावल भी, मतलब चावल बनेगा तो साथ में रोटी भी बनती है, ठीक है, क्योंकि जो है रोटी की आदत पड़ी हुई है खाने की बेसिकली ऐसी चीजें आप लोग बोल सकते हो। आपने देखा कि कई बार ऐसा होता है कि चलो चावल बना लेते हैं, आज रोटी रहने देते हैं। हालांकि अब चीजें थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही हैं, पर लेकिन पहले नॉर्मली ऐसी चीजें देखने को मिला करती थी, और गांव के लोगों में नॉर्मली आप लोगों की चीजें नजर भी आ जाती हैं। शहर में चीजें काफी हद तक चेंज रहती हैं, वो एक अलग बात है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। रसिया जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वीट एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि दुनिया में जितना जो चावल एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें से, सॉरी चावल नहीं, गेहूं एक्सपोर्ट किया जाता है, उसमें से 18% अकेला रसिया एक्सपोर्ट करता है। रीजन क्या है, रसिया का जो एरिया है दुनिया में सबसे बड़ा है अगर बात करेंगे रसिया के बारे में, पर लेकिन रसिया के अंदर जो है पॉपुलेशन काफी कम है, यानी कि उग तो ज्यादा रहा है और खाने वाले कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो बेचेंगे सीधा सीधा। और दूसरे नंबर पर चाइना सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है और तीसरे नंबर पर इंडिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। यूक्रेन जो है वो अमंग टॉप 5 एक्सपोर्टर है दुनिया में, यानी कि यूक्रेन अगर आप लोगों से पूछ ले कौन कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रसिया और यूक्रेन को मिला दे तो दुनिया का 1/4 यानी कि 1/4 गेहूं जो है वो यूक्रेन और रसिया एक्सपोर्ट करते थे। तो सोचो यहां पर दुनिया में से 1/4 एक्सपोर्ट जो है वो खत्म हो गया, और अब यहां पर जो लोग जो है दूसरे वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा रसिया एक्सपोर्ट करता है, फिर यूएसए, फिर कनाडा। ये वो देश आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनका एरिया तो काफी बड़ा है पर लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, तो इसके बेस पर यहां पर ये इतना खा नहीं पाते हैं तो फिर उसको बेचते ही हैं। फ्रांस और यूक्रेन तो टॉप 5 एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं, जबकि टॉप 5 अगर प्रोड्यूस करने में चाइना और इंडिया दूसरे तीसरे नंबर पर है, पर लेकिन एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री कौन सी है, चाइना, और दूसरे नंबर पर है इंडिया। तो अपने ही देश में मतलब इतने सारी पॉपुलेशन है तो उनका ही पेट भर जाए तो बड़ी बात है यहां पर ये।
अभी इजिप्ट जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिगेस्ट इंपोर्टर है, सबसे ज्यादा अगर कोई इंपोर्ट कर रहा है तो वो इजिप्ट इंपोर्ट कर रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। और तुर्की जो है वो बिगेस्ट एक तरीके से स्पेंड करता है रसिया और यूक्रेन से खरीदने में। लगभग 74% जो तुर्की के अंदर यहाँ पर गेहूं आते हैं वो यहाँ पर कहां से आते हैं, वो रसिया और यूक्रेन से आते हैं। तो तुर्की की तो खस्ता हालत हो जाएगी यहाँ पर, आप लोग समझ सकते हैं, उसको तो कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। हमारा देश जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गेहूं का, ठीक है। आप लोगों को देखने को मिलेगा अराउंड 13.5 जो वर्ल्ड का टोटल प्रोडक्शन है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंडिया का जो प्रोड्यूस है यहाँ पर अगर बात करें तो 107, यहाँ पर जो 107 मतलब एक तरीके से 107 जो मीट्रिक टन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला एनुअली। और इसी के साथ में अगर बात करें इंडिया जो है वो इवन लेस देन है अगर 1 से अगर बात करें एक्सपोर्ट में हम लोग 0.14% थे, अभी यहाँ पर 0.54% हो गए। ये क्यों? क्योंकि जनता इतनी है यार, हम अपने देश का पेट पाले वही बहुत बड़ी बात है, बेचने की बात की है, ठीक है। तो सेंटर जो पूल है अभी हमारे पास में काफी है, कई बार तो सड़ जाता है गेहूं रखा, पर लेकिन अब यहाँ पर उसको यूटिलाइज करने की बात की जा रही है, तो एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। बाकी देखिए अगर कोई एग्रीकल्चर के बारे में आप लोगों से बातें करें ना तो हमारे देश में ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया गया है, ठीक है। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कई सारी चीजें काम किया था। जैसे अगर बात करें यहाँ पर एग्रीकल्चर में ग्रोथ के बारे में तो सबसे पहले डिमांड बात करते हैं, सप्लाई बात करते हैं और पॉलिसी का सपोर्ट भी होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा जिससे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लाई जाती है, प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू काम किया जाता है, इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, ग्रीन रिवोल्यूशन होना चाहिए, इरिगेशन यानी कि सिंचाई की फैसिलिटी होनी चाहिए। और ग्रीन रिवोल्यूशन ने हमारे देश की जो कंडीशन है वो चेंज करके रख दी थी। पर लेकिन पॉपुलेशन भी है काफी ज्यादा, एक्सपोर्ट भी तभी होता है अगर पॉपुलेशन कम हो, ज्यादा देश के अंदर ना हो, और फेवरेबल एक तरीके से डेमोग्राफी होनी चाहिए, तभी जाकर हमारे एक तरीके से क्रेडिट की फैसिलिटी किसानों को मिलनी चाहिए, एमएसपी प्रॉपर मिलना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर स्कीम आनी चाहिए और प्रॉपर एक्सपोर्ट किया जाए व्हीट और चावल को, तो तब आप लोगों को एग्रीकल्चर में ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारे देश में रहा वो है बेसिकली ग्रीन रिवॉल्यूशन का। आप लोगों ने सुना होगा हमारी कंट्री में नारा दिया गया जय जवान जय किसान, तो उसमें पूरा फोकस था कि हम अपनी कंट्री को फोर्स को सिक्योर बनाएं और अपनी एग्रीकल्चर को सिक्योर बनाएं। क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि यूएसए ने हमारे को एक तरीके से गेहूं दिए थे और वो गेहूं जो था वो इस दरिद्र क्वालिटी का था कि उनके वहां पे वो बेसिकली सुअर को गेहूं डाला करते थे अपने यहाँ पर, और वो हमारे यहाँ पर जानवरों को गेहूं खिलाने वाला उन्होंने हमको दिया था। तो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो इस तरीके की हरकतें करता हुआ नजर आएगा। तो तभी हमारी कंट्री में ग्रीन रिवॉल्यूशन यहाँ पर लाया गया 1960s में। ऑब्जेक्टिव ये था कि प्रोडक्शन बढ़ाया जाए अपने देश में और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो। दुनिया में 2 इंसान का नाम जरूर याद रखिएगा जब ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो अगर एग्रीकल्चर फादर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर है ये नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। तो ये मेक्सिको के साइंटिस्ट थे और अपनी कंट्री के कौन है जो एग्रीकल्चर के फादर, वो है एमएस स्वामीनाथन, इनका नाम जरूर याद रखेगा। तो यहाँ पर किस तरीके से हम लोग गेहूं और चावल का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर यहाँ पर काम किया गया। और इंटरनेशनल लेवल पर भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस फील्ड में काम करती है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? इसको बोलते हैं इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो कि 1977 में बनाई गई थी एक गरीबी को मिटाने के लिए, भुखमरी और इन सब चीजों को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि आगे चलकर यहाँ पर बात करें यूनाइटेड नेशन जो स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पर एक तरीके से रिजल्ट निकला जिसका फूड जो यहाँ पर जिसको वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। तो 1974 में, ठीक है। तो यहाँ से फिर आगे चलकर यहाँ पर ये बनी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि प्रॉपर वे में चीजें की जाती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में भी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऐसे ही काम चल रहा है। और आप लोगों को पता होगा हमारे देश के अंदर भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, एक अलग से टॉपिक आप लोगों का निकल जाता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया जिसमें हम लोग को राइट टू फूड दिया गया। आर्टिकल 21 याद रखेगा, इंसान जिंदा रहेगा तो ही यहाँ पर कुछ कर पाएगा, तो राइट टू फूड का अधिकार यहाँ पर दिया गया। ये काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो राइट टू फूड का जो अधिकार दिया गया, यहाँ पर सब्सिडाइज फूड देने की बात की गई। यहाँ पर 2/3 इंडियन पॉपुलेशन को, यानी कि जितनी पॉपुलेशन है उसका 2/3 को यहाँ पर ये फायदा मिलेगा। 2013 में स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया था। इसके अंदर कई सारी चीजें इंप्लीमेंट की जा रही थी, जैसे मिड डे मील स्कीम हो गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और यहाँ पर एक तरीके से मैटरनिटी बेनिफिट भी दिए गए, यानी कि ऐसी वुमेन जिनको जच्चा और बच्चों को ध्यान में रखते हुए काम कराया जाए। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। ये बेसिक हो गई। ये तो मैंने बाहर की चीजें बता दी, कई सारी आप लोगों एक्स्ट्रा कि कहां पर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे देश में क्या क्या है, प्रीलिम्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अपने देश के बारे में हम लोग बात करेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हमारे देश में जो बेसिकली रबी क्रॉप होती है उसके ऊपर काफी फोकस दिया, जिसमें खासकर गेहूं और चावल पर काफी फोकस दिया। जब अगर गेहूं के बारे में बात करें, अगर नॉर्थ इंडिया से आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि एक रबी क्रॉप है यहाँ पर जो कि सर्दियों में उगाई जाती है। यहाँ पर जैसे जैसे आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली जैसे गन्ने की जो कटाई है वो कंप्लीट होने लगती है, तो उसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा गेहूं का बोना यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में फिर आगे चलकर ये अप्रैल और जो मई के महीने में खासकर ये कटना स्टार्ट होता है, जो अच्छी खासी मतलब गर्मी रहती है जब ये पकता है।
जो रेन की जरूरत होती है ये 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर की जरूरत होती है। और जो मिट्टी है यहाँ पर वो बेसिकली फर्टाइल लूमी, क्ले लूमी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो गंगा और सतलज वाले प्लेन में आप लोगों को नजर आ जाती है। तो इसलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर आप लोग एक किसान के परिवार से आते हैं और आप लोग के एरिया में गेहूं उगाए जाते हैं तो ये बड़े ही एक नॉर्मल से क्वेश्चन इंटरव्यू में आप लोगों से पूछ लेंगे यूपीएससी के अंदर में। तो अगर आप लोग इनको ढंग से बता पाओगे तो अच्छी सी चीजों को लेकर चल पाओगे। टॉप जो व्हीट प्रोडक्शन किया जाता है तो उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात, ये टॉप 5 राज्य हैं जहां पर गेहूं प्रोड्यूस किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश टॉप पर है, पंजाब और हरियाणा आप लोगों को पता ही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात, तो इनके नाम आप लोग को याद रखने हैं। तो कई बार इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप लोग को लगाने के लिए आ जाते हैं, कई बार स्टेट पीसेस के अंदर में आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हो। तो कंफ्यूज आप लोग को बिल्कुल भी नहीं होना है भाई, इनको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो यार इसको थोड़ा सा अपना देख लिया करो, इस तरीके की जो चीजें होती हैं। आगे बात करता हूं यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यहाँ पर व्हीट के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो हमारी कंट्री में कई सारी स्कीम चलाई गई इससे रिलेटेड, जैसे माइक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इसी के साथ में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और हमारे देश में नॉर्थ इंडिया और यहाँ पर इसी के साथ में नॉर्थ वेस्ट के अंडर में काफी बड़ा रोल प्ले करता है अगर व्हीट के बारे में बात करें खाने के तौर पर। और ये एक तरीका अनाज की जो फसल है यहाँ पर गेहूं, ये बिल्कुल बेसिकली सेकंड है यहाँ पर अगर बात करें चावल के बाद में, यानी कि सबसे ज्यादा चावल खाए जाते हैं आप लोगों को पता होगा कोस्टल एरिया में काफी लार्ज स्केल पर और मैक्सिमम लोगों को। अच्छा आप लोगों से पूछो गेहूं खाना ज्यादा पसंद करते हो? गेहूं मतलब गेहूं नहीं मतलब रोटी, ठीक है। और दलिया भी आप लोग खा सकते हो, गेहूं का दलिया भी अच्छा लगता है, वो आप लोगों को जिससे गर्मी आती है तो ठंडा भी रहता है, ठीक है। ओट्स वगैरह का दलिया आप लोग खा सकते हो। ये कुछ ऐसी डाइट है जो मेरी एक तरीके से मतलब मेरी लाइफ का काफी बड़ा पार्ट रहती है, जैसे गेहूं का दलिया हो गया, ठीक है, और इसी तरीके से ओट्स वगैरह हो गया, ठीक है, साबूदाने की खीर हो गई, ये सारी चीजें ऐसी रहती है जिनको लाइफ में आप लोग अपना पार्ट बना सकते हैं। इससे आप लोग की बॉडी में भी ठंडक रहेगी और खासकर आप लोगों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और ये इतना भी नहीं कि बहुत महंगा होता है, सस्ते भी रहते हैं, आसानी से आप लोग की पॉकेट पर भी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो मोटे मोटे तौर पर बोलो तो आम के आम और गुटलियों के दाम, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, सारी डिटेल में मैंने बता दी कहां कहां हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहां कहां कौन कौन सी कंट्री ज्यादा उगा रही है, इसी के साथ में यहाँ पर कौन कौन सा देश सबसे ज्यादा खरीद रहा है, एग्रीकल्चर में ग्रोथ आप लोग कैसे ला सकते हैं, इसी के साथ में व्हीट के बारे में बात करें हमारे देश में कहां पर उगाया जाता है, कुछ और बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन व्हीट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर जो ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में बात कर ली और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बात कर ली। तो दुनिया भर की स्कीम मैंने इसके अंदर कवर कर दी और कई सारी आप लोगों के जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट वो कवर कर लिए। ये ऐसी चीजें जिनसे कई बार आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे, तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, ठीक है।